आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ कि गुप्तकाल स्वर्णकाल है या नहीं। तो गुप्तकाल के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं और इतिहासकारों का एक जो तबका था, खास करके नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो थे हमारे, वो गुप्तकाल को स्वर्णकाल मानते थे। और उसके पीछे एक कारण ये भी था क्योंकि उन्हें साम्राज्यवादी इतिहासकारों को और ओरिएंटलिस्ट स्टूडेंट्स को जवाब देना था। और एक तरह से ये तब के लिए स्टैंड ठीक था। और उसको थोड़ा सा बस ये हुआ कि इन लोगों ने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया। तो हम अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है तो हमको दोनों ही पक्ष लिखने हैं कि स्वर्णकाल था या नहीं था तो कैसे था, और नहीं था तो कैसे था। तो आज हम इसके सारे एंगल जानेंगे। और इसमें यह है कि गुप्तकाल अगर स्वर्णकाल है तो इसमें ये देखिए आप कि स्वर्णकाल के लिए चाहिए क्या। तो पहले तो उन्होंने जो जो आधार बनाए उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि गुप्तकाल में उन्होंने कहा कि अब तक के सबसे बड़ा एम्पायर था ये बात बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसके राजा जो हैं वो चक्रवर्ती राजा हुए हैं। और चक्रवर्ती राजा होने के बाद में उन्होंने क्या काम किया कि अश्वमेध यज्ञ कराए। और एक तरह से उनका जो एक तरह से वैभव है वो बहुत विशाल है। इतना वैभव विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम उनका जितना है किसी का नहीं हुआ। और बात ये ठीक भी है। और दूसरे उन्होंने कहा कि इन्होंने वैदिक वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण व्यवस्था की स्थापना की। और ये जो है एक तरह से उस युग की शुरुआत है जो वैदिक संस्कृति को हमें देता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक तरह से मान लीजिए कि ठीक है। और तीसरा उन्होंने बताया कि गुप्त काल में जो था कला और मूर्ति कला और शिल्प कला अपने उत्कर्ष पर थी। ये भी ठीक है क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ अजंता की गुफाएं भी गुप्त काल में बनी। उसके बाद में सारनाथ मूर्ति कला जो है वो गुप्त काल की है। फिर मंदिरों का निर्माण भी जो है वो गुप्त काल में हुआ है क्योंकि मंदिर निर्माण की शैली भी गुप्त काल में आई है। इसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और इसमें क्या कहते हैं ये भीतरगांव का मंदिर, और काफ़ी है। पहला शिखर युक्त मंदिर भी ये बताते हैं गुप्त काल में बना। और पहला ईंटों का मंदिर भी गुप्त काल में बना। और शुरू के मंदिर जो हैं वो समतल सपाट होते थे, आयतकार नुमा। लेकिन बाद के मंदिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मान लीजिए अट्रैक्टिव होने लगे। तो ये हम मानते हैं कि देवियों की पूजा, देवताओं की पूजा और पंचायतन शैली के मंदिर जिसमें गर्भगृह होता है, चारों तरफ चारों देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, ये इसी काल में आया। और ये बड़ा एक तरह से एडवांसमेंट है वास्तुकला के लिए। तो ये गुप्त काल जो है वो मानता है, गुप्त काल के लोग मानते हैं कि ये जो है वो ठीक है। दूसरा और तीसरा इसका ये है कि ये देखिए कि मतलब अब आप ये देखिए कि इन्होंने क्या काम किया कि जो एक तरह से मान लीजिए साइंस टेक्नोलॉजी को बड़ा प्रोत्साहन दिया और लिटरेचर को गुप्तों ने। तो इसके लिए भी ये स्वर्णकाल है कि जैसे लिटरेचर है, लिटरेचर में ये है कि जैसे ये कहते हैं कि कालिदास जैसा जो कवि है वो इसी में हुआ जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीय और न जाने कितने मेघदूत और कितने नाटक और महाकाव्य लिखे, कुमार संभव और न जाने कितने लिखे कालिदास ने। और भास भी इसी समय का है, और भैरवी भी इसी समय के हैं, दंडिन भी इसी समय के हैं। और क्या कहते हैं वो विष्णु शर्मा भी इसी समय के हैं जिन्होंने पंचतंत्र लिखा। फिर वो भी इसी समय के हैं, क्या कहते हैं इनको, वो क्या कहते हैं इन्हें, ये अमर सिंह भी इसी समय के हैं। तो ये अब देखिए कि ये अमरकोश लिखा अमर सिंह ने, और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखी, और वारामिहिर ने व्रत संहिता लिखी, और पंच सिद्धांतिका लिखी।
वारामीर ने। तो इतने सारे जो मतलब ये मान लीजिए कि इतने सारे जो एक तरह से ये मान लीजिए जो साहित्य मिलता है वो संस्कृत में मिलता है, क्लासिकल संस्कृत में ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए साहित्य के लिए नो डाउट ये स्वर्ण काल है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी ये स्वर्ण काल है कि भाई साइंस टेक का बड़ा विस्तार हुआ, और हम लोग जानते हैं कि इस टाइम में वारामीर जो है वो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। खगोल विद्या का बहुत अध्ययन हुआ है इस काल में। और फिर जो हैं दूसरे तीसरे वो जो हैं एक तरह से मान लीजिए कि ये हैं जिनका नाम है वो क्या नाम है इनका, ये आर्यभट्ट, उन्होंने आर्यभट्टियम लिखा। और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के ब्रह्मगुप्त ने जो है गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया। और फिर जो है वो आते हैं ब्रह्मगुप्त के बाद काफ़ी इसमें क्या कहते हैं इनको, ये जिनका नाम है ये आर्यभट्ट, इन्होंने दशमलव का और जीरो का आविष्कार किया। तो अब इतने सारे जो आविष्कार हैं इस टाइम पे हुए हैं। ज्योतिष में बहुत काम हुआ, और रोमन ज्योतिष या फलित ज्योतिष जिसको बोलते हैं वो सारा का सारा इस काल में लाया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना बढ़िया एक तरह से ये काल है टेक्नोलॉजी के लिए। और मेहरौली का जो लौह पिलर है उसको तो आप सब जानते ही होंगे कि उसकी जो क्वालिटी है उस पर आज तक जंग नहीं लगा है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं वो गुप्त काल में आई हैं जिनको हम और आप सोच भी नहीं सकते। उस समय के स्टील कार्बनाइकर सोच, लोहे का कार्बनीकरण, स्टील मेकिंग और मेटलर्जी के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। तो इन इतिहासकारों ने, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ये तो इसके पक्ष रखे हैं। लेकिन बाद में गुप्त काल का अध्ययन जब मार्क्सवादी इतिहासकारों ने किया तो फिर जो है एंगल बदल गया। और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो है काफ़ी एक तरह से मेहनत की इसमें। उन्होंने फिर उसको डीप पढ़ा, और ख़ास करके इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट को ये मार्क्सवादी इतिहासकार जो हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं। तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने ये लिखा कि देखिए ये एक तरह से जितने भी लोग हैं गुप्त काल के समर्थन में पहले तो आए थोड़े से, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि इसका सोशल दायरा अगर देखें सोसाइटी, तो उन्होंने कहा कि ये टिपिकल वर्णाश्रम व्यवस्था के संस्थापक देश वो हैं, क्या कहते हैं, लोग हैं। तो टिपिकल वर्ण व्यवस्था का मतलब ये होता है कि उन्होंने वही वर्णाश्रम धर्म शुरू किया जो वैदिक काल में, जिसमें शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो शूद्र और अनटचेबिलिटी इस टाइम पे फाइयान और बाद में ह्वेनसांग भी अनटचेबिलिटी को सब बताते हैं। तो चांडालों की दशा खराब है और अस्पृश्यता चरम पे है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी हैं कि जिनको आप भुला नहीं सकते। तो गुप्त काल का भी इन्होंने यही बताया कि देखिए ये जो है मतलब एक तरह से कि ये लोग भी इसी में जो है मतलब गुप्त काल में मौजूद हैं। और इतनी सामाजिक बुराइयां हैं, स्त्रियों की दशा भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 510 का आयरन अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का पहला उल्लेख है। और बाल विवाह और पर्दा प्रथा और विधवाओं की दशा अच्छी नहीं है। ये सारे के सारे जो एक तरह से कारण हैं, ये सारे के सारे कारण जो हैं एक तरह से ये मान लीजिए गुप्त काल पे लागू होते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और इसको अगर हम देखें तो सोसाइटी ज़्यादा अच्छी नहीं है ये कह सकते हैं। जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने एक यूटोपिया पाल रखा था कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि उत्तर गुप्त काल में तो एक तरह से मान ली सोसाइटी और सामंती हो गई, और उसमें उच्च वर्ण का महत्व है, निम्न वर्ण का डिक्लाइन है, तो डिट्रोएशन है। तो दोनों चीज़ें हमें देखनी है इसमें कि ये सनातन के रूप में ब्राह्मणवाद का उत्थान है और कुछ नहीं है। और गरीबों की, दासों की, महिलाओं की और शूद्रों की दशा जो है वो बहुत बुरी है।
दूसरा एस्पेक्ट ये इसका आर्थिक एस्पेक्ट। अब आर्थिक एस्पेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुप्त काल का अगर हम देखें तो दो तीन राजाओं ही महान हैं। केवल अगर चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य को छोड़ दें तो बाकी राजा इतने एक तरह से वॉरियर किंग नहीं है, वो लड़ने वाली प्रवृत्ति वाले, और वो वॉरियर किंग भी नहीं है। दूसरा बात ये है कि उन लोगों ने क्या काम किया है कि वो अपने एक तरह से ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वो एक तरह से एक वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, कि बाइज्ड हैं, और वाइड हैं, और वो एक तरह से मान लीजिए कमज़ोर भी हैं। तो अब ये बाद के शासक में ये जो है मतलब एक तरह से ये देख लीजिए कि कितने, अगर आप देखें तो व्यापार जो है वो बहुत ही निम्न स्थिति में है, और शुरू के काल में तो व्यापार थोड़ा ठीक सा भी है, लेकिन बाद के काल में जो है व्यापार और गिरता चला गया। इसका मुख्य कारण ये था कि गुप्तों का जो है विदेश से कट ऑफ हो गया, और क्योंकि हुनों ने जो रोमन साम्राज्य को जाने वाला रास्ता था उस पर अधिकार कर लिया, और वो फिर जो है रोमन साम्राज्य वाले उस पर जो है वो अधिकार कर लिया, तो रास्ते बंद हो गए। तो पश्चिमी एशिया और यूरोप में जाने वाले उनका रेशम मार्ग भी बंद हो गया। तो व्यापार जो है उसका जो शिफ्टिंग था वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को हो गया, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी भारतीय माल की, तो प्रॉफिट ऑफ द ट्रेड जो है वो गुप्तों के लिए नकारात्मक होता चला गया। और ये सबसे बड़ा कारण है कि गुप्त काल का पतन में देखिए कि एक खास बात और है कि गुप्तों को स्वर्ण काल कहा जाता है, इसमें सोने की मुद्राएं मिलती हैं, लेकिन इसको लेकर भी बाद में इतिहासकारों ने अध्ययन किया तो बाद में पता चला कि स्वर्ण मुद्राएं तो मिलती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वर्ण मुद्राएं केवल राजाओं की मिलती हैं। आम जनता का स्वर्ण मुद्राओं से लेन देन नहीं था, बल्कि फाइयान तो कहता है लेन देन कौड़ियों में था। तो इससे पता चलता है कि लेन देन कौड़ियों में था और बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज जैसे आदान प्रदान विनिमय प्रणाली थी। तो आम जनता के पास सिक्के नहीं थे, वो तो केवल वो एक सेरेमनी में या एक तरह से किसी अकेजन पे जो है वो सिक्के जो हैं वो दिखाते थे, तो उसके लिए सिक्के लाए लोग। बाकी आम जनता के पास किसी तांबे या दस्ते के या ब्रास के या ब्रोंज के सिक्के नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोने के सिक्के केवल राजाओं पे हैं, इससे ये नहीं पता चलता कि समृद्धि है। तो ये एक तरह से बहुत एक तरह से मान लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से एग्जैगरेटेड है कि गुप्त काल स्वर्ण काल था, लेकिन श्रेणियों और संघों का भी जो है पतन हुआ। कि इसके मंदसौर अभिलेख में पता चलता है कुमारगुप्त के कि मालवा से एक श्रेणी बसकर जो है वो गुजरात से एक श्रेणी मालवा में बसी जाके, और वो उनका काम धंधा जो था वो कम हो गया। तो इसी अभिलेख दिखाते हैं कि श्रेणियों को भी अपने व्यापार और अपने काम धंधे बदलने पड़ रहे थे, और श्रेणियों और संघों का जो है अस्तित्व गुप्तोत्तर काल में बिल्कुल खत्म हो गया, जो कि भारत की एक तरह से भारत की जो है वो पूरी एक जान थी अर्थव्यवस्था की। तो अब ऐसे जो है मतलब मेरा कहने का ये है कि हम अगर होलिस्टिक रूप में देखें तो गुप्त काल इज नॉट द आइडियल फेज फॉर द इंडियन सोसाइटी। एक स्वर्ण काल का मतलब ये है कि एक यूटोपिया है ये, कि सब कुछ अच्छा है। कोई भी काल किसी भी देश में, इंडिया की तो बात मैं दूर की बताऊं, किसी भी देश में देखिए स्वर्ण काल नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वर्ण काल होने के लिए बहुत ही आइडियल स्टेटस चाहिए, वो नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देयर शुड बी द क्रिटिकल एनालिसिस,
इन सम एस्पेक्ट वी कैन से इट वाज गोल्डन पीरियड बट नॉट इन ऑल। ये लिखना है आपको सवाल का आंसर कि सब रूप में ये गुप्त काल जो है वो स्वर्णकाल कतई नहीं है। दशा और दिशा जो है देश की वो पहले की तरह ही थी। एक अधिनायकवादी प्रवृत्ति राजाओं की जो पहले रही थी वही अब रही है। तो इसमें हमें ज़्यादा जो है उसकी ज़रूरत नहीं है सोचने की। तो ये है एक तरह से मान लीजिए कि गुप्त काल जो है वो एक तरह से हम इसका एक पूरा समग्र अगर अध्ययन करें तो ये स्वर्णकाल है तो कुछ ही पहलुओं पे सब पे नहीं है। यही आपको आंसर इसका लिखना है। धन्यवाद। आगे राजपूत काल पे चर्चा करेंगे किसी टॉपिक पे। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। ओके।